औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज का जो चैप्टर है हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 21 और उसका उन्वान है सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ सेल इन्वॉल्विंग ग्रोथ पीरियड, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि द स्टेजेस थ्रू विच अ साइकिल पासिस फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट इज़ कॉल्ड एज सेल साइकिल। और हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ सेल जो है वो उसको हम सेल साइकिल के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल को हम मेनली दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेज। इंटरफेस के आगे फिर 3 स्टेप्स हैं, G1 जिसे हम गैप 1 कहते हैं, S जिसे हम सिंथेसिस पीरियड कहते हैं और G2 जिसे हम गैप 2 कहते हैं। ये जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसके बाद दूसरा फेज़ है माइटोटिक फेज़ या पीरियड ऑफ डिवीजन जिसे हम M के नाम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले है इंटरफेस। पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेस। दो डिवीजन्स के दरमियान सेल साइकिल का जो गैप आता है या जो टाइम पीरियड सेल गुजारता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ये फेज़ जो है वो रेस्टिंग फेज़ भी कहलाता है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज़ नहीं होता बल्कि ये पीरियड ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें जो है फर्दर जिसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। तो लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन सेल साइकिल जो है वो तकरीबन 24 आवर्स का होता है, जिसमें G1 फेज़ जो है वो 9 आवर्स का होता है, S या सिंथेसिस फेज़ जो है वो 10 आवर्स का होता है, G2 फेज़ 4.30 आवर्स का और M फेज़ जो है वो सिर्फ 30 मिनट्स का होता है। तो टोटल इस तरह 24 आवर्स लगते हैं एक सेल से नया सेल बनने में इंसान का। तो यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसका लाइफ साइकिल जो है सेल साइकिल जो है सिर्फ 90 मिनट्स का होता है। उसके बाद है फेजेस ऑफ इंटरफेस। नंबर 1 G1 फेज या गैप 1 फेज। फर्स्ट पार्ट और फेज ऑफ इंटरफेस इज G1। ड्यूरिंग दिस टाइम सेल ग्रोज अबाउट ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज ड्यू टू एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसमें गैप 1 में सेल जो है अपना साइज़ जो है वो डबल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है। और इसके अंदर ग्रोथ में जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, डीएनए की बेस यूनिट्स नहीं बनती हैं ताकि नया डीएनए बन सके। और ये जो है वो 8 से 9 आवर्स तक इंसान में ये स्टेज चलती है। फिर है G2 फेज़ स्टेज जिसे चेक पॉइंट कहते हैं। सम टाइम पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिस्ट अ सेल साइकिल ड्यूरिंग G2 एंटरिंग अ फेज कॉल्ड G0। ठीक है, तो G0 जो फेज़ है ये जो है ये स्टॉप डिवाइडिंग हो जाता है। इसमें सेल डिवाइड जो है वो होना बंद कर देता है परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पर, और मुख्तलिफ काम करने लग जाता है। ये जो है वो डीएनए की सिंथेसिस से पहली स्टेज होती है। सेल जो हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं या रेस्टेड हो जाते हैं, जो इस स्टेज में कई दिन, कई हफ्ते और बाज़ का पूरी उम्र तक रहते हैं और दोबारा मज़ीद डिवाइड नहीं होते। जैसे कि नर्व सेल हैं और आई लेंस के सेल हैं, ये दोबारा कभी भी एक दफ़ा मैच्योर हो जाएं तो नहीं बनते। ठीक है, उसके बाद है S फेज़, डीएनए की सिंथेसिस का फेज़। ये जो है G1 फेज़ के बाद डीएनए की सिंथेसिस का फेज़ होता है। इसमें जो डीएनए है वो नया डीएनए बनाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो जाता है और ये जो है नए सेल के डिवीजन के लिए ये दोनों स्टेजेस बहुत ज़रूरी हैं।
और इंसान में इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 आवर्स होता है। उसके बाद G2 फेज़ या गैप 2 फेज़ है, जिसे हम प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं। इसमें सेल जो है वो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपरेशन करता है। इसमें एनर्जी स्टोर की जाती है क्रोमोसोम की मूवमेंट्स के लिए, और माइटोसिस के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, RNA हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब यूनिट्स हैं स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, ये सारे के सारे बनाए जाते हैं। और इसमें जो है वो 4 से 5 आवर्स लगते हैं। G2 जो है वो मियोसिस में नहीं होता। उसके बाद M फेज़ या माइटोटिक फेज़ है। इसमें सेल जो है वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जिसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। एट ईच स्टेज देयर आर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स। दिस चेक पॉइंट्स जो हैं वो फेट ऑफ न्यू फेज़ को डिटरमिन करते हैं, और ये सेल के इंटरनल उसमें डाटा में स्टोर होते हैं। और इंसान में जो है मेटाफेज़ या M फेज़ या माइटोटिक फेज़ जो है वो 30 मिनट्स का होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है वो क्या होती है? सेल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल या सेल डिवीजन, या सेल की एबिलिटी कि वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस थ्रू विच सेल डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाइज टू इंक्रीज इट्स नंबर टू इट्स ओन काइंड इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वो तरीका है सेल का जिसके ज़रिए वो अपनी तादाद बढ़ाता है। तो इसके स्टेप्स जो हैं वो 2 स्टेप्स हैं सेल डिवीजन के। कैरियोकाइनेसिस, जिसमें जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और इसके आगे फिर 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। दूसरी जो है वो साइटोकाइनेसिस है, जिसमें जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो सबसे पहले हम माइटोसिस देखते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन। डेफिनेशन क्या है? माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स in such a way that the chromosome number in daughter cells remains the same as in their parents। इसमें सेल जो है वो इस तरह से 2 छोटे डॉटर सेल्स में तकसीम होता है कि उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है जितनी पेरेंट सेल में मौजूद थी। इसकी अक्रेंस और डिस्कवरी हम देखते हैं। माइटोसिस जो है वो सबसे पहले जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में एनिमल सेल में स्टडी की थी, और स्ट्रेसबर्गर ने प्लांट्स में स्टडी की थी। और माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, मसल सेल वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट फॉर कन्वीनियंस टू स्टडी माइटोसिस डिवाइडेड इनटू 4 एक्टिव फेजेस। हम अपने स्टडी करने में आसानी के लिए इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो उसके बाद जो मेन जो 2 हैं फेजेस वो हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के आगे फिर 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेज़ ऑफ माइटोसिस। ड्यूरिंग इंटरफेज़ सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। M phase, so S1, G1, G2 phases get completed. Eventually after interphase cell is ready for division। तो M फेज़ की स्टेजेस जो हैं वो माइटोसिस में क्या है? प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेज़ में क्या होता है। प्रोफेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ डिवीजन which is further subdivided into 3 phases: early prophase, मिड प्रोफेज़ और लेट प्रोफेज़। तो अर्ली प्रोफेज़ में क्या होता है? जब प्रोफेज़ स्टार्ट होता है तो पेरेंट सेंट्रोमियर सेंट्रियोल डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। सेंट्रियोल जो है ये न्यूक्लियस के ऊपर एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था। तो ईच डॉटर सेंट्रियोल जो है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और दस ऑक्यूपाइज अपोजिट पोल्स एंड एस्टेब्लिश बाय पोलैरिटी।
तो दो जो सेंट्रोसोम हैं या सेंट्रियोल हैं वो डिवाइड होकर 4 बन जाते हैं, और 2 जो हैं वो एक पोल की तरफ चले जाते हैं और 2 दूसरे पोल की तरफ। इस तरह न्यूक्लियस जो है वो बाइपोलर हो जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेप पर क्या होता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस होना, या क्रोमोसोम्स जो हैं वो लंबाई में छोटे होना शुरू हो जाते हैं, और वो थिन और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और वो आम माइक्रोस्कोप से नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये जो हैं 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर होते हैं लेंथ में। दूसरी स्टेज में या मिड प्रोफेस में क्या होता है कि एस्टर और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद क्रोमोसोम जो हैं वो और मजबूती से कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हम रस्सी को बल देते जाते हैं। इसी तरह क्रोमोसोम भी बल खा के मोटे और लंबाई में छोटे होना शुरू हो जाते हैं और क्लियर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पर हर क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं जो कि दरमियान में सेंट्रोमेर पर आपस में जुड़े होते हैं, और दोनों जो लंबे क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं उसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। फिर है लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस में क्या है, क्रोमेटिड्स की मज़ीद कॉइलिंग होती है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाते हैं, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाती है। साइटोप्लाज्म जो है वो विस्कस गाढ़ा हो जाता है। फाइनली माइटोटिक अपरेटस बनता है और मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि माइटोटिक अपरेटस क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल आर कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। साइज़ ऑफ माइटोटिक अपरेटस जो है वो न्यूक्लियस से बड़ा होता है, और इसका रोल क्या है, माइटोटिक अपरेटस का जो है रोल है वो 2 रोल हैं। नंबर 1 है अटैच करना और कैप्चर करना क्रोमोसोम को। तो ये जो फाइबर्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच करती हैं, फिर उसके बाद इनको अलाइन या तरतीब देती हैं करेक्टली एंड सेपरेटली। उसके बाद ये डायग्राम में आप देखें, इसमें ये माइटोटिक अपरेटस दिखाया हुआ है। इसमें आपको एक स्पिंडल की तरह का या एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है धागों का, जो दोनों कोनों पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं धागे, और दरमियान में दूर दूर हैं, और उनके ऊपर जो है वो क्रोमोसोम अटैच हैं। और जहाँ पर ये कोने हैं इनके पोल्स हैं, और उनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। और सेंट्रियोल से 2 तरह की फाइबर्स निकल रही हैं, एक जो सेल की बाहर वाली साइड पर जाते हैं और दूसरी जो सेल के सेंटर की तरफ आ रही हैं। जो सेल के सेंटर की तरफ आ रही हैं, दोनों तरफ से वो जो हैं वो अपने साथ क्रोमोसोम को अटैच करती हैं, और जो सेंटर सेल के बाहर की तरफ को जा रही हैं उन्हें एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर्स जिस स्ट्रक्चर से बनी होती हैं या जिस प्रोटीन से बनी होती हैं उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेट ऑफ फाइबर्स विच माइटोटिक अपरेटस इज मेड आर 3 इन नंबर। 3 टाइप्स की होती हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बनी होती है जिसे ट्यूबुलिन कहते हैं। ये ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रियोल से, और ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल की बाहर वाली साइड को मूव नज़र आती हैं, दूसरी स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल के दरमियान की तरफ को मूव करती हैं, और तीसरी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाती हैं। तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये पेयर ऑफ एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एस्टर्स बनाती हैं, स्टार की तरह के शक्ल बनाती हैं। और स्पिंडल और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 2 सेट के स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं, और ये जो हैं वो सेंटर की तरफ मूव करती हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्रोमोसोम को काइनेटोकोर के साथ के मुकाम पर क्रोमोसोम से अटैच हो जाती हैं, और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ डायरेक्टली नहीं होती।
तो जो दूसरी हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो इंटरडिजिटेट करती हैं ईच पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को फ्रॉम अपोजिट पोल से जो आ रही होती हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। केमिकल कंपोजिशन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तमाम जो हैं वो बनी होती हैं 3 टाइप की प्रोटीन से, ट्यूबुलिन से, ट्यूसिस ऑफ आरएनए से और प्रोटीन से। तो कंपैरिजन हम करते हैं माइटोटिक अपरेटस का पौधों में और एनिमल्स में। तो एनिमल्स में जो है वो ये जो माइटोटिक अपरेटस है ये बना होता है 2 सेंट्रियोल से, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर, जो कि सेंटर की तरफ मूव करती हैं। 1 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एस्टर ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं और 2 सेट जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो काइनेटोकोर और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि स्पिंडल बनाती हैं। एस्टर जो हैं वो सराउंड करते हैं बोथ स्पिंडल फाइबर को और सेंट्रियोल्स को। स्पिंडल फाइबर ऑफ साइड्स जो हैं वो फ्यूज़ करती हैं सेंटर में आकर एक दूसरे के साथ मिलकर माइटोटिक अपरेटस बनाती हैं, जबकि प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होते, कोई एस्टर नहीं होते और जो है वो माइटोटिक अपरेटस जो है वो सिर्फ स्पिंडल फाइबर से बना होता है। और इंस्पाइट ऑफ सेंट्रियोल एक एनालॉग रीजन जो है वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन उसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। अब हम देखते हैं कि मेटाफेज़ में क्या होता है। ड्यूरिंग मेटाफेज़ क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वेटोरियल रीजन ऑफ सेल की तरफ मूव करते हैं, सेल के सेंटर में आ जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन सेल के सेंटर का रीजन। They attach with the spindle fiber of mitotic apparatus through their centromeres और primary constriction at the kinetochore। अपने kinetochore के ज़रिए वो माइटोटिक अपरेटस के साथ सेल के सेंटर में माइटोटिक स्पिंडल की जो फाइबर्स हैं उनके साथ आकर जुड़ जाते हैं, जहाँ पर काइनेटोकोर मौजूद होता है। काइनेटोकोर के साथ मिलने की वजह से जो है वो मेटाफेज़ के दरमियान में एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है और इसमें जो क्रोमोसोम हैं वो एक ख़ास तरतीब से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसके बाद एनाफेज़ शुरू हो जाता है। सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि मेटाफेज़ में जो है वो क्रोमोसोम सेंटर में हैं, फिर एनाफेज़ में जो है स्पिंडल फाइबर जो हैं वो एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम जो हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और अपने काइनेटोकोर से जहाँ से पहले वो जुड़े होते हैं अब वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो आधे क्रोमोसोम एक पोल या एक सेंट्रियोल की तरफ मूव करते हैं और आधे क्रोमोसोम जो हैं वो दूसरे पोल या दूसरे सेंट्रियोल की तरफ मूव करते हैं। तो स्पिंडल जो है एक्सर्ट करती है पुल या on centromere to opposite poles so that chromatids are separated. Each chromatid is a complete chromosome is pulled towards opposite poles led by centromere after anaphase telophase started. अब हम देखते हैं कि टीलोफेज़ में क्या होता है। टीलोफेज़ में कैरियोकाइनेसिस या सेल की न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम जो हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं और अनकॉइल होना या पतले होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोबारा बन जाती है, माइटोटिक अपरेटस ख़त्म हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और डैट इज़ द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। जब जो है कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हो जाती है तो साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस में पूरा सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल्स में और प्लांट्स में थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। पहले हम देखते हैं कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस क्या होती है। ये तो एनिमल सेल में एक कंस्ट्रिक्शन बनती है दरमियान में इक्वेटोरियल रीजन में, जो कि पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। एट दिस फेज ड्यूरिंग लायर टेलोफेज द एस्ट्रल ट्यूब्यूल सेंड सिग्नल्स टू द इक्वेटोरियल या सेंट्रल रीजन को। एस्ट्रल ट्यूब्यूल जो हैं वो सिग्नल्स भेजती हैं, जिसकी वजह से जो है एक्टिव एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक्टिव हो जाती हैं और ये एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनाती हैं। कंट्रैक्टाइल रिंग जो है वो क्लीवेज फरो बनाता है इन द सेंटर ऑफ सेल, जहाँ से जो आहिस्ता आहिस्ता
गहरी होती जाती है और डिवाइड होकर सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। प्लांट सेल में मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन में और वेसिकल में लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती हैं और ये दरमियान में इकट्ठे होकर एक फ्रेगमोप्लास्ट या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और शुरू में जो है ये 2 सेल के दरमियान में होती है, बाद में ये पूरे की पूरे इक्वेटोरियल प्लेट पर फैल जाती है, यहाँ तक के 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इट कंटेन्स प्रीकर्सर ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। इसमें जो इक्वेटोरियल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट होती है इसमें सेलुलोज और प्रोटीन होती हैं जिससे नई सेल वॉल बनती है। इट आल्सो बिलीव दैट फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी कम्प्लेक्स ड्यूरिंग मेटाफेज line up in the center of dividing cell where they fuse to form fragmoplast at the end of telophase। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। पहली सिग्निफिकेंस यह है कि इसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। इट मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड माइटोसिस इज एन इक्विटेशनल डिवीजन। तो इसकी वजह से क्रोमोसोम की तादाद तमाम नए बनने वाले सेल्स में उतनी ही रहती है जितनी पेरेंट सेल में थी। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप। इसमें पूरी की पूरी जीनोटाइप उसी तरह से आगे चलती है और हेरिडिटरी करैक्टर जो है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में वैसे की वैसे ही शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरा है इसके ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। पौधे जो हैं उसी तरह से नए पौधे जैसे पेरेंट पौधा होता है वैसा ही नया पौधा बन सकता है, जैसे कि कटिंग बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। चौथा फ़ायदा इसका यह है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है जो कि यानी कि जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के वो माइटोसिस से बनते हैं एंड प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू माइटोसिस। उसके बाद रीजनरेशन और हीलिंग ऑफ वाउंड्स है। इससे जो है वो पुराने और सेल ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल बनते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं। और इसी तरह से स्किन सेल जो हैं वो ख़त्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। इसी तरह अगर आपकी बॉडी को कोई कट लग जाता है तो वो भी भर जाता है। माइटोसिस जो है वो बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स में भी यूज़ होती है जैसे कि क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर टेक्निक।